जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सिकोर्स्की S-76 हेलीकॉप्टर्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ कर रही है बातचीत। शुक्रवार को किया गया था ITCM मिसाइल का परीक्षण, लेकिन वो रहा असफल। मुंबई में आयोजित UNSC की स्पेशल मीटिंग में पाकिस्तान की पोल खोलने पर पाकिस्तान ने भारत को किया क्रिटिसाइज। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक दिल्ली में बनेगी चीन की आक्रामकता को रोकने की योजना। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय बना दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। टाइम्स नाउ की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन भारत के टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सिकोर्स्की S-76 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने को लेकर डिस्कशन कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो टाटा है वो भारत में ऑलरेडी F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग्स और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कुछ कंपोनेंट्स को भी भारत में मैन्युफैक्चर करने पर काम कर रही है। और अब टाइम्स नाउ की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया है कि अब लॉकहीड मार्टिन और टाटा के बीच सिकोर्स्की S-76 हेलीकॉप्टर्स को भी भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेकर डिस्कशन चल रहा है और इस डिस्कशन में भारत सरकार को भी शामिल किया गया है। और इन सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली जो डील है, अगर ये फाइनल हो जाती है तो फिर निश्चित रूप से ये भारत के एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास में अभी तक की सबसे मेजर डील्स में शामिल हो जाएगी। और ये डील इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि अगर ये सिकोर्स्की चॉपर्स भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं तो ये न केवल भारत को सेल किए जाएंगे बल्कि यही हेलीकॉप्टर्स भारत से ही दुनिया भर को भी बेचे जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार के मेक इन इंडिया का ही एक हिस्सा है और इसलिए अगर ये डील सफल होती है तो ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब बाकी कितने हेलीकॉप्टर्स भारत में बनेंगे, इसकी परियोजना की लागत क्या रहेगी, तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। पर जैसा कि इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ही हिस्सा बताया जा रहा है तो इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि इस हेलीकॉप्टर को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए इसमें कुछ स्वदेशी कंटेंट पर भी विचार किया जाएगा। और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ये $multi-billion की डील होगी। बाकी जो सिकोर्स्की S-76 है तो ये एक मीडियम साइज का कॉमर्शियल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे खास तौर पर सिविलियन सेक्टर के लिए ही बनाया गया है। हालांकि इसके कुछ मिलिट्री वेरिएंट्स भी हैं जैसे कि AUH-76 और H-76 ईगल। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कल शुक्रवार को DRDO ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITCM कहा जाता है, तो इस मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन ये परीक्षण सफल नहीं हो पाया है। और इस रिपोर्ट में इस मिसाइल के असफल होने का जो कारण बताया गया है वो ये है कि इस मिसाइल के इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आई थी और इस मिसाइल सिस्टम को भारत के स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन, जो कि मानिक इंजन के नाम से ज़्यादा मशहूर है, तो इसके साथ इसे टेस्ट किया गया था। और इस स्वदेशी इंजन के साथ इसमें अपग्रेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स भी लगाए गए थे। लेकिन परीक्षण के दौरान इस मिसाइल सिस्टम के इनिशियल बूस्टर फेज के दौरान इसके इंजन में कुछ तकनीकी खराबियां देखी गई थी और इसी खराबी के चलते लॉन्च होने के 30 सेकंड के अंदर ये मिसाइल समुद्र में गिर गई थी। और इस रिपोर्ट में डिफेंस साइंटिस्ट के हवाले से बताया गया है कि परीक्षण के दौरान स्पेशली डिजाइन मोबाइल लॉन्चर से इनिशियल टेक ऑफ लेने के बाद इस मिसाइल के इंजन को स्टार्ट होना था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। और चूंकि इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ये कहना भी काफ़ी मुश्किल है कि इसमें जो तकनीकी खराबी आई वो किस वजह से थी और क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार था या नहीं। बाकी क्या इशू आया था तो उसको ढूंढने की कोशिश जारी है और जिसमें सिस्टम के डिज़ाइन को भी चेक किया जा रहा है। और पिछले 2 साल में ये इस मिसाइल सिस्टम का दूसरा फेलियर है और अभी तक इसके 3 टेस्ट किए गए हैं जिसमें से 2 फेल हुए थे और एक में हमें पार्शियल सक्सेस मिली थी। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है तो ये भारत की सबसोनिक निर्भय क्रूज मिसाइल पर आधारित है और इसे अलग सा ITCM जैसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो ओरिजिनल निर्भय मिसाइल है उसमें रशिया के NPO Saturn 36 MT इंजन का इस्तेमाल हुआ है। और इन सभी के साथ आपको ये भी कंफर्म कर दें कि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो DRDO या फिर रक्षा मंत्रालय कहीं से भी इस टेस्ट को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। मुंबई में आयोजित UNSC की स्पेशल मीटिंग में सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस बात को भी पेश किया है कि जब से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी कुछ बड़े आतंकी हमलों में गिरावट आई थी। हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, लेकिन हर कोई समझ सकता है कि इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। और इसलिए ऑफिशियल का ये भी कहना था कि UNSC की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है तो उसे इस कनेक्शन को भी एग्जामिन करना चाहिए। बाकी ऑफिशियल्स ने इस बात की भी संभावना जताई गई है कि चूंकि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है तो इसलिए वापस से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। और जबकि आज UNSC की इसी स्पेशल मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किस तरीके से जो आतंकी हैं, आतंकी समूह हैं, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक प्रभावी उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए इन सभी नई टेक्नोलॉजीज का दुरुपयोग रोकने की जरूरत है। और जबकि कल शुक्रवार को इसी मीटिंग के दौरान घाना के विदेश मंत्री की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर कोई देश इस बात से अवेयर है कि उस पर जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं और उसके पास उसका एविडेंस भी है तो फिर उस देश के पास पूरा राइट है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है।
यानी कि अगर इस स्टेटमेंट को हम आसान शब्दों में समझाएं तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि भारत को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे जो अधिकतर आतंकी हमले होते हैं तो उनके पीछे मुख्य रूप से पाकिस्तान होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में भारत के पास पूरा राइट है कि वो पाकिस्तान की इन हरकतों पर जवाब भी दे सके, और फिर वो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा कल यूएनएससी में जो भारत ने 26/11 हमले की साजिशकर्ता साजिद मीर की जो एक ऑडियो क्लिप प्ले करी थी, जो कि इस बात का भी खुलासा करती थी कि किस तरीके से इस हमले से पाकिस्तान का भी कनेक्शन है। और जैसे कि कल भारतीय विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जो 26/11 हमले के साजिशकर्ता हैं तो उन्हें अभी भी बचाया जा रहा है और अभी भी उन्हें सजा नहीं मिली है। तो अब इस मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री की इन सभी स्टेटमेंट पर अब पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि ये बेहद ही दुखद है कि भारत यूएनएससी की इस इंपॉर्टेंट कमेटी को मिसयूज कर रहा है और ग्लोबल टेररिज्म को काउंटर करने में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिसलीड भी कर रहा है। लेकिन अब ये बात पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कौन समझाए कि मुंबई में जो यूएनएससी की मीटिंग हुई है वो स्पेशली काउंटर टेररिज्म कमेटी की है, और जहाँ पे टेररिज्म की बात होती है वहाँ पे पाकिस्तान की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में जो भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने एक स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा था कि हमारा उद्देश्य पूरा तभी होगा जब हम गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे अपने सारे क्षेत्रों को वापस ले लेंगे। तो अब इसी पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि वे भारतीय रक्षा मंत्री की उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर रहे हैं जिस पर उन्होंने पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेने को लेकर वार्न किया है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक न्यू दिल्ली में नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 के दूसरे एडिशन को शेड्यूल किया गया है, और नेवी की जो एक कॉन्फ्रेंस है ये एक ऐसे समय पर भी हो रही है जब अभी कल ही शुक्रवार को अमेरिका ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पॉलिसी को जारी करके चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता पर चिंता जाहिर की थी। और इस स्ट्रेटजी पेपर में चीन की आक्रामकता यूरोप में रशिया से ज़्यादा खतरनाक बताई गई थी, यानी कि यूक्रेन वाले विवाद के बावजूद भी यूएस चीन को रशिया से बड़ा खतरा मानता है। और अब इसी बीच जो 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक नेवी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, तो इस दौरान सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नेवी के सभी टॉप ब्रास शामिल रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 27 अक्टूबर को तंजानिया में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की पहली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, और इस एक्सरसाइज का नाम था IMT ट्राइलेट, और जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सर्कस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस स्पेशल फोर्सेस भी शामिल हुई थी। स्टेटिस्टा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत का रक्षा मंत्रालय है तो वो रोजगार देने के मामले में दुनिया का सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, जिसमें 2.92 मिलियन पीपल शामिल हैं, और जिसमें कंबाइंड एक्टिव सर्विस पर्सन, रिजर्व पर्सनल और सिविलियन स्टाफ शामिल है। सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं कि जो स्टेटिस्टा है जिसने ये रिपोर्ट जारी करी है तो वो है क्या। तो स्टेटिस्टा जर्मनी में बेस्ड एक ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड कई सारे इश्यूज के डेटा और स्टेटिस्टिक्स को प्रोवाइड करता है, और इन्हीं के द्वारा 2022 में दुनिया भर के सबसे बड़े एम्प्लॉयर का सर्वे किया गया, और इसी सर्वे में भारतीय रक्षा मंत्रालय सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर निकल के सामने आया। और जबकि इसी मामले पर दूसरे स्थान पर है अमेरिका का रक्षा विभाग, जिसने करीब 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। इसके अलावा शनिवार को रशियन आर्मी ने यूके पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस के एक्सप्लोजन में यूके इन्वॉल्व था। और इसके साथ ही रशिया ने यह भी कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस के एक्सप्लोजन में शामिल ब्रिटेन के वही मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने रशिया की ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक करने में यूक्रेन की योजना में मदद करी थी। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन ग्रीन डील में पार्टिसिपेशन को भी सस्पेंड कर दिया है, और जबकि रशिया के इस आरोप पर यूके के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हमले को लेकर रशिया जो भी दावे कर रहा है वो सारे गलत हैं, और उनके कोई भी मिलिट्री स्पेशलिस्ट नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस और रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट पर किसी भी तरह के हमले में शामिल नहीं है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, और इस पर आज सबसे पहले हम भारत के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा कहे गए उन खास शब्दों को दोहराना चाहेंगे कि या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। और कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे तो हमें नहीं लगता कि ये हमें आपको बताने की जरूरत है। हम बस यही कहेंगे कि कैप्टन विक्रम बत्रा भारत के वो परमवीर हैं जो न केवल इस मौजूदा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बाकी आज के दिन 2004 में उत्तराखंड में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मेजर जनरल DP सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल BK पांडे और कैप्टन अर्जुन सरदाना ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, भारत के परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा का निक नेम क्या था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।